चलिए अब हम पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़े। ये पार्ट में हम कवर करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेसिकली द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक बेसिक प्रॉपर्टी डिवीजन इन मैथमेटिक्स के आधार पर है। अगर हम यहाँ देखें, हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, अगर हम सपोज नंबर 5 को नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक डिवाइजर है, हमारे पास एक डिविडेंड है, हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और हमारे पास रिमाइंडर आएगा। हम उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई हैव 9 balls and I want to put these balls equally in 2 boxes. Let us see हम कैसे अरेंज करेंगे। हमारे पास 9 balls हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 balls हैं और मेरे पास यहाँ पे 2 boxes हैं। अगर मैं दोनों बॉक्स में 3 balls डालूंगी तो हमारे पास 3 balls रह जाएंगी और हम फिर से उन तीनों बॉल्स को हम अरेंज कर सकते हैं दोनों बॉक्सेस में। दिस मीन्स हम ये केस नहीं कंसिडर करेंगे। लेट मी कंसिडर द केस जहां पे मैं पहले बॉक्स में भी 4 बॉल्स डालती हूं और दूसरे बॉक्स में भी मैं 4 बॉल्स डालती हूँ। इसका मतलब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास एक बॉल रह गई। सो दीज 4 balls come in this box and these 4 balls come in this box. Now how can I write this in terms of lemma? हम जब डिवीजन में लिखते हैं हम ये लिखेंगे, हमने 9 को डिवाइड करा 2 बॉक्सेस में और हमारे पास कितने आए, हमारे पास हर बॉक्स में 4 बॉल्स आ गई और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास एक बॉल रह गई। अगर हमें लेमा के टर्म्स में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमने 9 बॉल्स को, हमारे पास यहां पर है A एंड B. A is 9, B is, we are dividing to 2 balls. हमारे पास क्वोशिएंट जो आया वो हुआ 4 प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो है 1. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम एक और एग्जाम्पल इसके अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन ओवर हियर आई हैव 11 बिस्किट्स और हमारे पास क्या है, लेट्स सी हाउ मेनी बास्केट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट ईच बास्केट हैज 3 बिस्किट्स। नाउ हमें ये जानना है कि हमारे पास कितने ऐसे बास्केट्स हम यूज कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट बास्केट के अंदर 3 बिस्किट्स आए, फिर हमारी दूसरी बास्केट में फिर से 3 बिस्किट्स आए और हमारी थर्ड बास्केट में भी 3 बिस्किट्स आए। अब हमारे पास कितने बिस्किट्स रह गए, 2. दिस मीन्स 11 इज व्हाट इज द डिविडेंड। देन हमारे पास क्वोशिएंट कितना है, हमें हर एक बॉक्स के अंदर 3 बिस्किट्स डालने हैं। दिस मीन्स हमारा डिवाइजर क्या है, 3. हमारे पास कितने बॉक्सेस आए, हमारे पास 3 बॉक्सेस आए। दिस बिकम्स द क्वोशिएंट प्लस हमारे पास 2 बिस्किट्स रह गए विच इज द रिमाइंडर। Thus, this becomes again a statement of Euclid's division lemma. यहां पे हमारे पास this is dividend, फिर हमारे पास ये आया डिवाइजर, हमने इसको मल्टीप्लाई करा क्वोशिएंट से प्लस हमारे पास आ गया रिमाइंडर। दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए अब पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक जो हम यूज करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 नंबर्स को निकालने में। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ये स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। For example, the question over here says find the HCF between 455 and 42. अब हम यहाँ पर A और B को डिफाइन करेंगे। इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लेंगे A और दूसरे वाले को लेंगे हम B. So I've taken A as 455 and B as 42. This means A जो वैल्यू है वो है हमारी डिविडेंड और B जो वैल्यू है वो है डिवाइजर।
हम 455 को b से डिवाइड करेंगे और देखेंगे आगे क्या वैल्यू आती है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जो r की वैल्यू है दैट विल लाई फ्रॉम 0 and should be less than b. Now if I write it, 455 is equal to 42 और हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसके साथ 42 को मल्टीप्लाई करेंगे और वो 455 के नियरेस्ट होगी। Let me take q as 10, क्योंकि अगर मैं 11 लूंगी तो दैट वैल्यू विल गो मोर देन 455। अगर मैं 42 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट 420 और हमारा रिमाइंडर बचेगा 35. Now, since we are not getting r as 0, so we will again continue this step. हम वहां जाके रुकेंगे जहां पर रिमाइंडर जो है 0 आएगा. Now, the divisor over here becomes the dividend and remainder over here becomes the quotient. Now, I will write 42 is equal to 35. अब 35 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 42 के नियरेस्ट आए? हम वो नंबर लेंगे 1. अब 35 times 1 is 35. So when we subtract 35 from 42, I will get 7. Again, the remainder is not 0. This means we will continue it and we will move on to step 3. Now, your dividend becomes 35 and your divisor becomes 7. जब मैं यहां लिखूंगी, now अब हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 35 के नियरेस्ट पहुंचे या 35 पहुंचे? हम सबको पता है 7 5 होता है 35. So this means the remainder comes out to be 0. Now जहां पर 0 रिमाइंडर आएगा उस स्टेप पे जो आपका डिवाइजर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So this means the highest common factor between 455 and 42 is 7. Thus, we founded the HCF between 455 and 42 using Euclid's division algorithm. चलिए अब शुरू करते हैं exercise 1.1 of NCERT book. Over here again question number 1 talks about Euclid's division algorithm. It says कि हमें Euclid's division algorithm use करके HCF निकालना है इन दोनों numbers का. This is the first part. Now again हमने पहले ये पढ़ा है कि हम बड़े नंबर को लेंगे A और छोटे नंबर को लेंगे B. Now if I take A as 225 and B as 135, we can use Euclid's division algorithm and we can write it as 225 is equal to 135 times what? So that we get some remainder. अब देखिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास रिमाइंडर जो आए, जिससे हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी दैट विल बी द क्लोजेस्ट टू 225. नाउ इफ आई टेक अ वैल्यू मोर देन 1, अगर हम 2 लेंगे तो वो दैट वैल्यू विल बी मोर देन 225. दिस मींस वी विल टेक दैट वैल्यू एज 1. Now, if I take value as 1, 225 और 135 का जो difference है, that is 90. So this means the remainder is 90. Now again the remainder is not 0. Therefore, we will continue this step and we will move on to, we will take this as the dividend, 135 and 90 as the divisor. अगेन अगर मैं 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 180 बनेगा विच इज मोर देन 135. सो आई विल टेक कोशेंट एज 1. अब अगर मैंने कोशेंट 1 लिया, 135 में से 90 सब्ट्रैक्ट करें, मेरे पास आएगा नंबर 45. सो द रिमाइंडर इज 45. अगेन 45 द रिमाइंडर इज नॉट 0. सो वी विल कंटिन्यू दिस स्टेप. हम यहाँ पे 90 लिखेंगे और हमारा डिवाइजर बन गया 45. अब 45 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 90 के नियरेस्ट या 90 बने? 45 times 2 is 90. So my remainder comes out to be 0. Since the remainder is 0, hence we can say the HCF between 225 and 135 is
45. Now part 2 of this question says कि हमें HCF निकालना है 867 और 255 के बीच में. A is 867 and B is 255. Now let us see. We can write it in the form 867 is divided by 255. तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? Let me take number as 3. हिट एंड ट्रायल से करके देखते हैं कि ये नियरेस्ट आता है क्या आता है. सो इफ आई से 255 times 3, if I find this out, this comes to be 765, which is lower than 865. अगर मैं 4 पे जाती हूँ तो लेट्स सी वो क्या होता है. So this becomes, when I multiply them, 5 4 is 20, this becomes 22, 4 to the 8, this will be 1020, which will be higher than 867. So we will take the number quotient as 3. Now, if we take this, what is the remainder? जब हमने उसको मल्टीप्लाई करा था तो वो था 765. अगर हम 867 में से 765 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 102. Now in the next step, this becomes the dividend and the remainder becomes the quotient. Now we will find a number which will be nearest to 255 जब हम 102 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 255 वो नंबर होगा 204. 102 into 2 is 204. Let me see what is, if we subtract them, this becomes 51. Again the remainder is not 0. Therefore, we will again continue this. So this becomes 102 is equal to 51 times something. अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 51 को अगर 1 से करेंगे 51 आएगा, जो इससे बहुत कम है. लेट मी सी हिट एंड ट्रायल से अगर 2 से हो जाए. 51 times 2 is 102, which is exactly this. This means we will multiply by 2 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0. This means this number 51 is the HCF between 867 and 255. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ते हैं. Over here it says show that any positive odd integer, this is a very important part, positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer. हमें ये बताना है कि हम एक इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो ऑड इंटीजर आएगा दैट विल बी 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5. Now first of all, how do we do this? Let me start. Let me take, let the positive integer be a. Okay. And Euclid's division algorithm जब हम यूज करेंगे हमें उसके लिए b चाहिए, तो let me take b as 6. जब हम a को 6 से डिवाइड करेंगे हम यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम में इसको लिखेंगे a is equal to 6q plus r where q is the quotient and r will be a remainder जिसकी वैल्यू होगी 0 से लेके b तक. यहां पे b क्या है? 6. इसका मतलब जो r होएगा वो क्या होएगा? 0 से लेके 5 तक. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं r को 0 लूं तो दिस मीन्स a क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 विच इज 6q. अगर मैं r को 1 लूंगी तो क्या बनेगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1. सिमिलरली r को 2 लेंगे तो a बन जाएगा 6q प्लस 2. हमें यहां r को 5 तक लेना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा a की वैल्यू क्या आएंगी. सो r इज इक्वल टू 4, हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 6q प्लस 4. और अगर मैं r को लूं 5 तो लास्ट हो गया a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. नाउ द क्वेश्चन सेड कि हमें बताना है कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म 6q plus 1,
6u plus 3, 6u plus 5। अब हमें ये देखना है कि इनमें से जो वैल्यूज आएंगी ऑड वैल्यूज क्या होंगी। Now if we multiply a number to an even number, हमें हमेशा मिलेगा एक even number, बट हमें क्या चाहिए odd number। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 एक even number है, q कोई भी नंबर होएगा, ये हमेशा अगर 6 को q से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा even। So we will not consider this case। अगर हम 6 को q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर में हम एक ऑड नंबर 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऑड। अगेन इवन नंबर में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो वो फिर से इवन बनेगा। सो ये वाला स्टेप भी नहीं हम कंसिडर करेंगे। अगर हम इवन नंबर के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ऑड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर 2 है, 2 के अंदर हमने 3 ऐड करा, नंबर 5 बन गया, 5 इज ऑड। दैट इज व्हाई इवन नंबर प्लस एन ऑड नंबर इज ऑड। नाउ even number plus an even number will be even, so again we will not consider this। even number plus an odd number will be odd। तो हमने ये क्या देखा कि हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा जो ऑड नंबर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। if you can see, this is an odd number, this is also an odd number and this is also an odd number। this is the proof of question number 2। now question number 3 of this exercise says an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। the two groups are to march in the same number of columns। what is the maximum number of columns in which they can march। इसका मतलब ये है कि जो आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उनके पीछे आर्मी कंटिंजेंट के मेंबर्स चलेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 कॉलम्स में चले। अगर हम 2 कॉलम्स में चलेंगे तो नीचे बहुत लंबा जाएगा ये। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं वो 3 कॉलम्स में चले, 4 में भी चले, 5 भी चले। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनते हैं। जहां पे ये वर्ड मैक्सिमम आ जाता है, दिस इज बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट। सो लेट अस सी हाउ टू डू इट। नाउ आई विल राइट इट लाइक नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट is equal to 616 and number of members in army band is equal to 32। so the maximum number of columns in which they can march will be the HCF between both of them। maximum number of columns is equal to HCF between 616 and 32। now let us find the HCF between 616 and 32 using Euclid's division algorithm। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा 616 से शुरू करेंगे, हम इसको 32 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आता है। now over here if I multiply this with say 18, अगर सपोज मैं 32 को 18 से मल्टीप्लाई करती हूं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। सो दिस इज so this comes out to be 576 which is lower than 616। इसका मतलब हम एक बार 19 से भी करके देख सकते हैं। so that is 32 times 19, 9 to the 18, 1 carry, 9 to the 27, 28 which is 608। can you see that this is nearest to it। तो हम यहाँ पे लेंगे 19 और हमारे पास आ गया 608, हमारे पास क्या बचा
8. Over here the remainder is non-zero, तो फिर हम again इस step को continue करेंगे with 32 as the dividend and 8 as the divisor. Now if we move like this, 32 is equal to 8. 8 times what gives a number nearest to 32? 8 times 4 is 32, so this becomes, remainder is 0. Hence 8 is the HCF between 616 and 32. This means the maximum number of columns which can be made is 8. Question number 4 of exercise 1.1 कहता है कि use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. यहाँ पे important part क्या है, हम square of positive integer ले रहे हैं and since we are finding in terms of 3m and 3m plus 1, तो इसका मतलब जो हम divisor लेंगे वो क्या होगा, 3. Now here अगर we take, let a be any positive integer and b be equal to 3. जब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं, तो वो बनता है a is equal to 3q plus r, जहां पे r की जो वैल्यू है वो 0 से लेके b तक जाती है जो है 3. Now if we say if r is say 0, तो हमारे पास a क्या आ गया, 3q. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेना है. So what I will do is I will square both the sides. What do I get? A square is equal to 3q raised to power 2, जिसका आंसर आता है 9q square. Since हमें आंसर चाहिए in terms of 3, so what I can do is I can write it as 3 times 3q square. Correct? अगर हम, what I will do is I will write over here, let me write 3q square as m, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं a square is equal to 3m. So the square of positive integer here is of the type 3m. Now, if I say r is equal to 1, तो हमारे पास a क्या आ गया, a is equal to 3q plus 1. Again, I will square both the sides, so I will get a square is equal to 3q plus 1 raised to power 2. Now, we will apply the algebraic identity of a plus b whole square. हमें पता है a plus b whole square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab. So this step becomes a square is equal to 3q का square is 9q square, 1 का square is 1 plus 2 times 3q times 1, which is 9q square plus 1 plus 6q. Now what I will do is I will take the terms of q one side and 1 को हम बाद में लिखेंगे. तो 9q square plus 6q plus 1. अब इन दोनों टर्म को हम 3 के टर्म से देखेंगे, हम 3 कैसे कॉमन ले सकते हैं इसमें से. We can write it as 3. हमारे पास क्या बचेगा, 3q square plus 2q plus 1. अगेन हमें m के टर्म्स में चाहिए, तो let me take this value as m. So this becomes 3m plus 1. So we get a square is equal to 3m plus 1. This is my part 2. Now, अब हम क्या करेंगे, हमें r को रिप्रेजेंट करना, हमने 0 ले लिया, हमने r को 1 ले लिया, अब हम r को क्या लेंगे, 2. So when I take r as 2, I will get a is equal to 3q plus 2. अगेन हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे.
So a square becomes 3q plus 2 raised to power 2. a plus b whole square क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. तो अगर हम इसको expand करें, so this becomes 9q square plus 4 plus 2 times a into b, जो बनेगा 3 to the 6 to the 12q. अब हम अगेन q वाली टर्म्स को इकट्ठे लिख लेते हैं. 4 को कैन वी राइट इट एज 3 plus 1. तो हम उसको लिखेंगे. अब ये जो पहली तीनों टर्म्स है, इसमें से एक नंबर 3 कॉमन आ सकता है. सो दिस बिकम्स 4q plus 1 और यहाँ पे प्लस 1. अगेन कैन आई राइट दिस एज m, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमें चाहिए 3m plus 1, तो हम इसको लिखेंगे m. सो दिस बिकम्स 3m plus 1, जहां पे m is equal to 3q square plus 4q plus 1. तो हमने क्या देखा कि यहां पे भी a स्क्वायर जो है वो बन रहा है 3m plus 1 के फॉर्म में. तो अगर हम पहले देखेंगे, जब हमारा r जो था वो 0 था, तब हमारे पास a स्क्वायर आ रहा था 3m के फॉर्म में. जब हमारा r 1 था तब a स्क्वायर आ रहा था 3m plus 1 के फॉर्म में. और जब हमारा r 2 था तब आ रहा था वो a स्क्वायर 3 is equal to 3m plus 1 के फॉर्म में. Therefore, the square of any positive integer will either be of form 3m or it will be of form 3m plus 1. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं. Question number 5 says, use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. इसका मतलब ये है कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे और उसका क्यूब फाइंड करेंगे और हम शो करेंगे कि उसका क्यूब जो है हमेशा इस फॉर्म में आएगा. चलिए अब शुरू करें. फर्स्ट स्टेप इज लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a. अब नाउ वी हैव टू डिफाइन कि हम b क्या लेंगे. b को हम यहां पे 3 लेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम b का क्यूब करेंगे तो वो विच इज 9 ये जो आएगा ये 9 की टर्म्स में आएगा. नाउ व्हेन वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम उसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r लाइज बिटवीन 0 and 3. इसका मतलब है हम r को पहले 0 की वैल्यू देंगे, फिर हम r को डिफाइन करेंगे 1 और फिर हम r को 2 डिफाइन करेंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. नाउ इफ वी टेक r एज 0, इसका क्या मतलब हुआ? a बन गया हमारा 3q. नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड a क्यूब, तो हम दोनों साइड को क्यूबिंग करेंगे, विच बिकम्स, नाउ 3 का क्यूब इज 27 और q का क्यूब इज q क्यूब. हम यहां से 9 को कॉमन लेंगे. अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3 और साथ में आएगा q क्यूब. नाउ सिंस वी नीड इन द फॉर्म ऑफ 9m, सो लेट मी डिफाइन 3q एज m. तो ये क्या बन गया? 9m. सो वी गॉट a cube is equal to 9m. तो जब हमने r को 0 लिया तो हमारे पास a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 9m. आइए अब देखते हैं अगर हम r को 1 ले तो हमारे पास क्या आएगा. जब हम r को 1 लेंगे तो a बन जाएगा 3q plus 1. Again we will take cube on both the sides. So this becomes a cube is equal to 3q plus 1 raised to power 3. Now if you remember the algebraic identity जो हमने क्लास 8 फिर क्लास 9 में करी है, जो कहती है कि a plus b raised to power 3 क्या होता है? a cube
प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी एंड फिर ब्रैकेट में फिर से a प्लस बी। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन such that a cube becomes a raised to power 3 मतलब 3q raised to power 3, b यहाँ पे 1 है तो this becomes 1 raised to power 3, 3 times 3q times 1 and 3q plus 1. Now let's solve this. हमारे पास क्या है 3q raised to power 3, 3 का क्यूब is 27, q का क्यूब is q cube. So this becomes like this plus 1 का क्यूब is 1 plus 3 times 3 is 9 with q over here and 3q plus 1. Now let's solve this. Let's open the bracket. 9q को जब हम 3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 and 3 will multiply and will become 27 और q दोनों मल्टीप्लाई होंगे और बनेगा q का स्क्वायर प्लस 9q टाइम्स 1 इज 9q। अब जैसे हमने पहले करा है हम हमेशा q की टर्म्स को इकट्ठे लेते हैं, न्यूमेरिकल टर्म कांस्टेंट टर्म को बाद में लेंगे। सेम वे हम यहाँ पे भी वही करेंगे। 27q क्यूब टर्म को शिफ्ट करके 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब अगर यहां देखें हम ये वाली टर्म, सॉरी यहां पे 1 रह गया, जो ये वाली टर्म है इसके अंदर से हमारे पास कुछ वैल्यूज है जो कॉमन आ सकती है। लाइक 27 और 9 में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो हम अगर 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म में से रह गया 3q क्यूब, इधर से हमारे पास रह गया अगेन 3q विद स्क्वायर प्लस 9q में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिर्फ q रह जाएगा। नाउ जैसे हमने पहले किया था, हमने 3q क्यूब को हमने m की वैल्यू दे दी थी, सिमिलरली हम यहाँ पे इसको भी m की वैल्यू दे देंगे और देखते हैं हमारे पास क्या रह जाएगा। we will be left with a cube is equal to 9m plus 1। इसका मतलब ये है हम जब r को 1 लेंगे और a का क्यूब करेंगे so we will get a number like this always। अब चलिए अब हम डिफाइन करते हैं, अगर हम r को 2 लें तो हमारे पास क्या होएगा। जब हम r को 2 लेंगे तो एक बारी वापस चल के देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन थी a is equal to 3q plus r, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया a is equal to 3q plus 2। अब हम यहां पर a को we will take cube on both the sides, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई दिस। अभी हमने a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करी है विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। सिमिलरली हम वो उसको यहां यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 क्यूब मल्टीप्लाइड टू 2 और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 3 क्यूब प्लस 2। We will solve this। 3 क्यूब का क्यूब बनता है 27q क्यूब, 2 का क्यूब इज 8, 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 क्यूब एंड ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। Now again when you open this bracket तो ये क्या बन जाएगा फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 18q टाइम्स 3q इस 18 3 सा होता है 54, तो ये बन गया 54q स्क्वायर। 18 टाइम्स 2 इज 36q। अब जैसे पहले करा था हम q की टर्म्स को पहले लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाद में लिखेंगे। सो दिस बिकम्स 36q प्लस 8। नाउ अगेन पहली तीनों टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं
So this becomes 3q cube is left inside. 9 6 54 होता है plus 9 4 36. Again what I can do is हम इसको m डिफाइन कर सकते हैं और हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ द टाइप that a cube is equal to 9m, a cube is equal to 9m plus 8 over here, जहां पे हमने m की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करा है, m को विथ 3 क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q से। तो अगर हम देखें, हमें तीनों केसेस में जब हमने r को 0 लिया, जब हमने r को 1 लिया या r को 2 लिया, तो हमारे पास कैसे टाइप के नंबर्स आए, a क्यूब आ रहा है 9m प्लस 8 के फॉर्म में, यहाँ पे a क्यूब आ रहा है 9m प्लस 1 के फॉर्म में, और इससे पहले जब r को 0 लिया था तब a क्यूब आ रहा है 9m के फॉर्म में। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। Now with this question we end the part 2 of real numbers, which is about Euclid's division lemma and Euclid's division algorithm. Next we will study about part 3, which is fundamental theorem of arithmetic.